असम की चुनावी रणभूमि में गृहमंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी आज ही से आगाज किया है, क्योंकि कामाख्या मंदिर पहुंचे थे राहुल गांधी अभी थोड़ी देर पहले ही। और आप देखें कि माथे पर कैसे त्रिपुंडधारी बनने की और दिखाने की कोशिश है राहुल गांधी को। कांग्रेस को यह अच्छे तरीके से पता है कि एआईयूडीएफ का चूंकि असम में साथ लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने बदरुद्दीन अजमल के साथ में जो एक महाजोत या यूं कहें कि जिस तरह का गठबंधन असम में बनाया है, और बीजेपी ने लगातार वार किया है कि कम्युनल पॉलिटिक्स असल में कांग्रेस कर रही है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में गोत्र पॉलिटिक्स तेज हो गई है। गोत्र वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने ममता पर किया है पलटवार। और हां, असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर दिया है, पूछा जो शांडिल्य नहीं जनेऊ नहीं पहनते उनका क्या होगा। कल ममता बनर्जी ने शांडिल्य बताया था अपना गोत्र। ममता ने यह कहा था, त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वर मंदिर में गई, वहां के पुरोहित ने पूछा आपका गोत्र क्या है, तो मैंने ये कहा कि मेरा गोत्र है मां माटी मानुष। लेकिन नंदीग्राम में जब मुझसे गोत्र पूछा गया तो मैंने ये बताया कि मैं एक ब्राह्मण हूं और मेरा गोत्र है शांडिल्य। और इसी पर वार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, हमारे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो शांडिल्य या जनेऊधारी नहीं है, जो किसी विशेष भगवान के भक्त नहीं है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में हमें क्या करना है। हर पार्टी को लगता है कि उसे जीतने के लिए अपने हिंदू होने का परिचय देना होगा। ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है। राजनीति की बात हो गई, लेकिन महाराष्ट्र से जो क्राइम की बड़ी खबरें हैं वो आप देखें। महाराष्ट्र में वसूली कांड और मनसुख मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर। एनआईए को मनसुख की हत्या के आरोपी विनायक शिंदे की डायरी मिल गई है। एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। विनायक शिंदे ठाणे के बार और पब से वसूली करता था। सचिन वाजे के नाम पर यह वसूली की जाती थी। विनायक शिंदे को वसूली की रकम का कमीशन देता था सचिन वाजे। कमीशन के लालच में मनसुख मर्डर का हिस्सा बना था विनायक शिंदे। और डायरी से और भी राज निकाले जा रहे हैं। और एनआईए को दरअसल तलाश है असली गॉडफादर की। गॉडफादर जो सचिन वाजे का है, गॉडफादर जो विनायक शिंदे का है। वसूली के पैसे कहां तक जाते थे, ये एनआईए पता लगाने की कोशिश कर रही है। और विनायक शिंदे के डायरी ने कितने राज उगले हैं, आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलते हैं, जहां पर आप जान पाएंगे विनायक शिंदे की डायरी से और क्या क्या एनआईए को मिला है। विनायक शिंदे की डायरी में क्या क्या मिला, एक एक करके आप देखें। विनायक शिंदे ठाणे के बार और पब से वसूली करता था। यह वसूली सचिन वाजे के नाम पर होती थी। प्रोटेक्शन मनी के तौर पर विनायक शिंदे वसूली करता था। डायरी में बार और पब के नाम लिखे हैं। डायरी में हर महीने वसूली की रकम लिखी गई है। सचिन वाजे वसूली की रकम से कुछ हिस्सा विनायक शिंदे को देता था। विनायक शिंदे कमीशन के लालच में मनसुख मर्डर का हिस्सा बना। अब एनआईए पूरे घटनाक्रम को, यानी पूरे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, इसके बारे में पता लगाने की एनआईए कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच वसूली कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर। वसूली कांड में जांच और तेज करेगी एनआईए। ठाणे और नवी मुंबई में रेड की तैयारी की जा रही है। वसूली कांड में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एनआईए ने तैयार किया है एक्शन प्लान। ठाणे नवी मुंबई में और भी रेड डाली जाएगी ताकि वसूली कांड, मर्डर केस, इन सभी को लेकर के जानकारी हासिल की जाए। मेरे दो कोलीग्स इस वक्त मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। उर्वशी खोना मेरे साथ में हैं और प्रीति सोमपुरा भी हैं। उर्वशी खोना, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चलिए उर्वशी तक आवाज नहीं जा पा रही है, प्रीति के पास में चलते हैं। प्रीति, एनआईए इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? विनायक शिंदे की डायरी से जितने राज मिले हैं, इनके जरिए जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट या जो चेन ऑफ इवेंट होता है, उसमें मिसिंग लिंक क्या एनआईए को मिल गया है? अगर मिसिंग लिंक मिला है तो गॉडफादर के कितने करीब या कितने दूर है एनआईए इस वक्त? प्रीति सोमपुरा, आप सुन पा रही हैं मुझे? उर्वशी खोना, आप तक आवाज आ रही है? उर्वशी खोना, प्रीति सोमपुरा, चलिए ठीक है, दोनों तक आवाज नहीं आ रही है। अगली बड़ी खबर, परमबीर सिंह को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा है बड़ा झटका। देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच से इनकार कर दिया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। एफआईआर के बिना जांच संभव नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कह दिया। ट्रांसफर अर्जी पीआईएल नहीं है, यह बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी एक तरीके से परमबीर सिंह के लिए यह बड़ा झटका है। परमबीर की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा क्यों नहीं दर्ज की गई एफआईआर, ये आप बताएं। जनहित याचिका पर सवाल उठाया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रांसफर याचिका कैसे जनहित याचिका हो सकती है। इसके साथ ही अदालत ने वसूली कांड में एफआईआर नहीं दर्ज करने पर भी सवाल उठाया है। यानी परमबीर सिंह के लिए ये एक अलग तरीके की चुनौती है, क्योंकि इस पिटीशन में परमबीर सिंह ने अपने तबादले को चुनौती दी है। साथ ही पुलिसकर्मियों से कथित रूप से वसूली कराने के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की मांग की है। पिटीशन में कुल 4 अलग अलग प्रार्थनाएं की गई हैं, अलग अलग अपील की गई है। और उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी देशमुख के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। रिटायर्ड जज की कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल किया कि क्या गृह मंत्री के पद पर रहते गृह मंत्री के खिलाफ
निष्पक्ष जांच हो सकती है। इसीलिए गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी विधायक राम कदम ने क्या कहा, सुनिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपए के उगाही का संगीन आरोप लगा है। अब इन आरोप की जांच एक रिटायर्ड जज 6 महीने के दौरान करेंगे। इसकी रिपोर्ट 6 महीने के बाद सौंपेंगे। यानी पूरी तरह से वसूली सरकार की मंशा है। इस मामले को रफा दफा करते हुए ये ठंडे बक्सों में डाला जाए। स्वयं गृह मंत्री अपने पद पर बने हैं। नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा देने की आवश्यकता है। सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। प्रीति सोमपुरा मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। प्रीति, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस तरह से परमबीर सिंह की याचिका पर ही सवाल उठाए हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा कि ट्रांसफर याचिका, आप ये बताएं कि पीआईएल कैसे हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने वसूली कांड को लेकर के यह सवाल किया है कि जब वसूली कांड आपके सामने आया तो आपने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं की। आप तो पुलिस के उच्चाधिकारी थे, आपके पास अधिकार था, आपके पास हक था। क्या यह माना जाए कि परमबीर के लिए बड़ा झटका है? अगर झटका है तो लीगली आगे परमबीर सिंह कैसे बढ़ेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये झटका तो है ही, क्योंकि जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका कीजिए, और आखिरकार उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका की। और जिस तरीके से आज हियरिंग के दौरान जो बातें कही गई है कि जब आप पुलिस कमिश्नर थे तो आपने ही जो है इन सभी चीज़ों को लेकर एफआईआर क्यों नहीं की, जब जानते थे कि इतना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है तो आपने ही कदम क्यों नहीं उठाया। इस तरीके के सवाल जो है आज कोर्ट की कार्रवाई में की गई है। और जिस तरीके से प्रोसेस आज हुआ है, करीब 1.5 घंटे तक जो है इस मामले की सुनवाई चलती रही, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है परमबीर सिंह के ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट जो की गई, एडवोकेट जनरल ने अपनी बातें रखी और साथ में उन्होंने ये भी कहा, एडवोकेट जनरल ने, कि जब वो पुलिस कमिश्नर जैसे पोस्ट पे थे तब वो इतने टाइम तक चुप क्यों रहे। तो कई सारे सवाल जो है परमबीर सिंह के ऊपर उठाए गए। तो उससे साफ तौर पर लग रहा है कि परमबीर सिंह जो है उनको आगे का रास्ता अब देखना होगा कि क्या वो अब कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और उसके बाद वो आगे क्या कार्रवाई करते हैं, वो देखने जैसी होगी। ठीक है, ओके, ठीक है। प्रीति सोमपुरा, दोबारा आपके पास में आते हैं और उर्वशी खोना के पास में चलते हैं। उर्वशी खोना, ये तो बात हो गई परमबीर सिंह की याचिका पर क्या क्या चल रहा है, लेकिन आपके जरिए मैं ये समझना चाहूंगा कि एनआईए इन्वेस्टिगेशन अभी कहां तक पहुंचा है। विनायक शिंदे की डायरी से जितने राज सामने आ रहे हैं, इसके बाद आपको क्या लगता है गॉडफादर के कितने करीब एनआईए पहुंच गई है? और विनायक शिंदे सचिन वाजे का जो हाई लेवल का जो कनेक्शन था, इसे लेकर के एनआईए के लिंक्स या फिर मिसिंग लिंक क्या अभी तक एनआईए को मिले हैं या नहीं? जी, एनआईए ने कल ही कोर्ट में बताया था कि किस तरह से इस पूरे केस को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा इंच क्लोज जा रही हैं। और वहीं कहीं ना कहीं हम देखें तो एनआईए ने कई खुलासे किए हैं। मैं फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर हूं, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं जस्ट अभी हियरिंग से आई हूं, तो हियरिंग के अपडेट्स दूं और आपको बता दूं, जैसे आप एक जगह बता रहे हैं कि किस तरह से सीजे ने, यानी कि चीफ जस्टिस ने अलग सवाल उठाए कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। वहीं परमबीर सिंह की ओर से ये बार बार एक एडमिशन किया जा रहा है कि कैसे उनके सारे दरवाजे बंद थे। उन्होंने लेटर में एक ही बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी जगहों पे, यानी कि मुख्यमंत्री से लेकर डिप्यूटी सीएम, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और साथ ही में सारे जो लोग हैं, इम्पोर्टेंट लोग हैं, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जो कि गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट रोल प्लेयर है, इन सबको मैंने ये सारी चीज़ें बताई, पर फिर भी जो है कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। और क्योंकि सारे दरवाजे बंद है, इसलिए आज मैं कोर्ट के सामने आया हूँ। वहीं अगर हम एजी कुंभकोणी की बात करें तो उन्होंने बार बार बताया है और ये दर्शाने की कोशिश की है कि ये एनिमिटी है, एनिमोसिटी है अनिल देशमुख और परमबीर सिंह के बीच में, और ये परमबीर सिंह का पर्सनल ग्रीवेंस है जिसको पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लंबी दोबारा आपके पास में हम आते हैं, दोबारा आपके पास में आते हैं, क्योंकि एक और खबर पर आप दोनों को ही लाइव मुझे लेना है और आप दोनों से ही बात करनी है, क्योंकि मुंबई की ही बड़ी खबर है। थोड़ी ही देर में एक्टर एजाज खान को अदालत में पेश करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो।
ड्रग्स केस में एजाज खान की गिरफ्तारी हुई है। फारूक बटाटा के सिंडिकेट से संबंध होने का शक। शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था एजाज खान का नाम। बिग बॉस से फेमस हुए थे एक्टर एजाज खान। मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में पूछताछ की। फिर एजाज खान को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। उसके बाद एनसीपी अधिकारियों ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ की है। फिर एजाज खान को अरेस्ट कर लिया गया, यानी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एजाज ने ड्रग्स केस में अभी फिलहाल खुद को निर्दोष बताया है और आज ही सुबह एजाज खान को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने से पहले एजाज खान का मेडिकल चेकअप करा लिया गया। लेकिन एजाज की गिरफ्तारी क्यों की गई है, ये एनसीबी वाला शक क्या है, आपको लेकर के चलते हैं इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो में। एनसीबी को शक है कि एजाज खान फारूक बटाटा ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है। पिछले हफ्ते फारूक के बेटे शादाब को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से करीब 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप बरामद हुई। शादाब से पूछताछ के दौरान एजाज खान का नाम सामने आया। मंगलवार को राजस्थान से मुंबई आते हुए एनसीबी ने एजाज को हिरासत में ले लिया। एनसीबी ने अंधेरी और लोखंडवाला में एजाज के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। अभी साफ नहीं है कि छापेमारी में ड्रग्स बरामद हुई या नहीं। छापेमारी के बाद एनसीबी ने एजाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। एजाज खान का मेडिकल चेकअप करा लिया गया है। अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश उन्हें किया जाएगा। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया है, क्या सिर्फ और सिर्फ बटाटा वाले गैंग के साथ ही एजाज खान जुड़ा हुआ है या फिर इसके अलावा कुछ और भी लिंक्स हैं। सीधे प्रीति सोमपुरा का रुख कर लेते हैं। प्रीति, एजाज खान ने ड्रग प्रोक्योर किया या इस्तेमाल किया या सप्लाई किया, सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल यह है, चूंकि एजाज खान का नाता बॉलीवुड से है, बड़े पर्दे से है, छोटे पर्दे से है, क्या एजाज खान ने यह ड्रग सप्लाई किसी और भी बड़े किरदार या बड़े एक्टर या एक्ट्रेस को किया है या फिर नहीं? एनसीबी के सूत्र क्या बताते हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है कल ही एजाज खान की गिरफ्तारी कर ली थी। जब वो राजस्थान से मुंबई आ रहे थे तब उनको एयरपोर्ट पे जो है उनको अरेस्ट कर दिया गया था। अगर बात करें एनसीबी सूत्रों की तो उनका कहना है कि जो सिंडिकेट जो बनाया था बटाटा वाला ने, जो 100 करोड़ से ज़्यादा का सिंडिकेट है, उसमें एजाज खान भी शामिल थे। और एजाज के बारे में नारकोटिक्स के सूत्रों का ये कहना है कि वो जो पेस्ट्री पार्टीज और टीवी स्टार की जो पार्टी होती थी उसमें वो ड्रग सप्लाई करते थे। और जो जानकारी एजाज ने दी है उसके बाद में कल 4 जगह पर जो है मुंबई के बैंड्रा, वर्सोवा और यहाँ तक कि लोखंडवाला इलाके में जो है छापेमारी की गई और जगह जगह पर जो ड्रग पेडलर्स थे उनके वहाँ पर ही छापेमारी की गई है। और जबकि आज सुबह जब एजाज खान को जब कोर्ट में लेकर जा रही थी एनसीबी, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि एनसीबी को जो है मेरे घर से सिर्फ और सिर्फ 4 स्लीपिंग पिल्स मिली है, जो सोने की दवाइयाँ मिली है और ये दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो मेरी बीवी करती थी। यानी कहीं ना कहीं जो है एजाज खान जो उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया के सामने आज उन्होंने कहा तो खारिज कर रहे हैं पूरी थियरी को। लेकिन अगर बात करें एनसीबी की तो एनसीबी का कहना है कि उनके पास एजाज के खिलाफ पुख्ता सबूत है। ठीक है, प्रीति सोमपुरा, उर्वशी खोना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। लेकिन हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कहां से किसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो सेंट्रल एजेंसी जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई थी। एनसीबी वो जांच एजेंसी जिसकी वजह से बड़े बड़े फिल्म स्टार भी फंसे थे ड्रग केस में, ड्रग सिंडिकेट में। आपको याद होगा कईयों की गिरफ्तारी हुई थी, कई इन्वेस्टिगेट किए गए थे। इंटरोगेशन में कई बड़े बड़े ड्रग सिंडिकेट के साथ में लिंक भी सामने आए थे। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि मुंबई में जो ड्रग सिंडिकेट है उसे क्रैक एनसीबी ने किया है पिछले कुछ दिनों में। हालांकि फिर भी बहुत देर हो गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बड़ी खबरें। कल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने जा रही है। बैंकिंग सिस्टम में कल से कई नियम, कायदे, कानून बदल जाएंगे। कई बैंकों के आईएफएससी कोड भी बदल जाएंगे क्योंकि कई बैंक्स का मर्जर हुआ है। आईटीआर फाइल करने को लेकर भी कल नियम बदलने वाले हैं। यानी कल 1 तारीख है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल की तारीख है। लेकिन कल से क्या क्या बदलने वाला है, आपके काम की खबर है। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, आपको हम एक बार इंफॉर्मेशन स्टूडियो लेकर के चलते हैं। वर्चुअल ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं कि आपकी जिंदगी में 1 अप्रैल 2021 से क्या क्या परिवर्तन आएंगे। अब क्या है ना, एक फाइनेंशियल ईयर में ईपीएफ में 2.5 लाख तक का निवेश ही टैक्स फ्री होगा। आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से टीडीएस 2 गुना देना होगा। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है। आपको याद होगा जो पिछला बजट आया है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को प्री फील्ड आईटीआर फॉर्म मिलेगा। इससे आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसा निकालने, जमा करने पर अब चार्ज नहीं देना है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते ट्रैवल लीव कंसेशन यानी एलटीसी योजना में छूट दी।
ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक, आईएफएससी कोड काम नहीं करेंगे। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं करने पर 10,000 की पेनाल्टी के साथ पैन नंबर भी इनवैलिड हो जाएगा। सैलरी का नया वेज रूल लागू हुआ तो आपकी सैलरी में भी बदलाव हो जाएगा, यानी आपकी जेब पर असर डालने वाली ये खबरें हैं, आपका टैक्स बचाने वाली ये खबरें हैं, टैक्सेशन को समझाने वाली ये खबरें हैं और आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, टैक्सेशन को लेकर के फाइनेंशियली कितना परिवर्तन आने वाला है, ये हमने आपको बताया है और समझाया है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कितना कहर है। और हां, याद रखिएगा, सावधानी हटी, महामारी बटी। पूरी खबर, पूरा एक शो, एक ब्रेक के बाद।